दिल्ली का लाल किला। हम सबने इसे कभी ना कभी देखा है या कम से कम तस्वीरों में तो जरूर निहारा है। लेकिन एक बात जो अक्सर नजरअंदाज हो जाती है वो ये है कि ये पत्थरों से बनी कोई आम इमारत या सिर्फ एक मिलिट्री फोर्ट नहीं था, बल्कि अपने सुनहरे दौर में ये अपने आप में एक पूरा धड़कता हुआ शहर था। तो चलिए आज इस मशहूर लाल दीवार के पीछे छिपी उस पुरानी दुनिया को खंगालते हैं। अब इस कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से होती है। कोई भी ताकतवर सम्राट अपनी पूरी तरह से सेट और सुरक्षित राजधानी को छोड़कर बिल्कुल जीरो से एक नया शहर क्यों बसाएगा? बात साल 1638 की है। सम्राट शाहजहां के मन में एक बेचैनी थी। आगरा की भीड़भाड़ से दूर अपने लिए एक बिल्कुल नई जन्नत जैसी जगह बनाने की एक तीव्र इच्छा। और यहीं से शुरू हुआ एक नया ख्वाब। इस पूरे सफर को अच्छे से समझने के लिए हम इन 5 मुख्य हिस्सों से गुजरेंगे। पहला, शाहजहानाबाद का सपना। फिर विशाल किले की रूपरेखा। तीसरा, शाही शहर के अंदर का नजारा। चौथा, जन्नत की नहर। और आखिर में इतिहास के बदलते पन्ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, शाहजहानाबाद का सपना, एक नई राजधानी का जन्म। अप्रैल 1638 यमुना नदी के किनारे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की नींव रखी गई। जरा सोचिए उस समय के बारे में। बिना किसी आधुनिक मशीनरी के हजारों मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात कितनी ज्यादा मेहनत की होगी। पूरे 10 साल लगे। 10 साल के अथक प्रयास के बाद फाइनली 1648 में ये भव्य सपना हकीकत में बदल गया। इसकी बनावट को अगर थोड़ा बारीकी से देखा जाए तो एक गजब का संगम नजर आता है। ये सिर्फ एक स्टाइल नहीं है, इसमें इस्लामी, फारसी, तैमूरी और हिंदू निर्माण शैलियों का एकदम परफेक्ट मिक्सचर है। ये कोई साधारण डिजाइन नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि मुगल वास्तुकला ने किस तरह से अलग-अलग संस्कृतियों को अपने अंदर बहुत ही खूबसूरती से समेट लिया था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, विशाल किले की रूपरेखा, उस्ताद अहमद लाहौरी की सोच। इस विशाल किले को कागज से जमीन पर उतारने वाले मुख्य आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। जी हां, ये वही प्रतिभाशाली इंसान थे जिन्होंने दुनिया को मशहूर ताजमहल दिया। लेकिन इस प्रोजेक्ट में जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसका बजट। उस दौर में इसे बनाने में पूरे 1 करोड़ रुपए का भारी भरकम खर्च आया था। अगर आज के हिसाब से देखें तो ये रकम अरबों रुपए के बराबर बैठेगी। और यहां पर इतिहास का एक बहुत ही बड़ा रहस्य सामने आता है। आज जिसे हम लाल किला कहते हैं वो असल में लाल था ही नहीं। चौंक गए ना? दरअसल ये सफेद चूना पत्थर से बना था और इसे किला-ए मुबारक कहा जाता था। समय बीतने के साथ जब सफेद पत्थर अपनी चमक खोने लगे और खराब होने लगे, तब जाकर बहुत बाद में अंग्रेजों ने इसके ऊपर लाल रंग पुतवा दिया, तो नाम पड़ गया लाल किला। इस शहर की सुरक्षा व्यवस्था भी एकदम टॉप क्लास थी। लाल बलवा पत्थर से बनी इसकी बाहरी दीवारें 75 फुट ऊंची हैं। 75 फुट मतलब करीब 7 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई। इतनी ऊंचाई ने किले को एक ऐसा मजबूत सुरक्षा कवच दिया जिसके भीतर एक पूरी की पूरी अलग दुनिया बिल्कुल महफूज तरीके से अपनी रफ्तार से चल रही थी। आइए अब चलते हैं तीसरे पड़ाव पर, शाही शहर के अंदर, दरवाजों से एक सफर। चलिए अब इन ऊंची दीवारों के अंदर कदम रखते हैं। एंट्री होती है बेहद ही भव्य लाहौरी गेट से। थोड़ा आगे बढ़ते ही सामने आता है छत्ता चौक। ये उस जमाने का एक बेहद शानदार कवर्ड इंडोर मार्केट था जहां दुनिया भर से आए हुए रेशमी कपड़े, नायाब गहने और हैंडीक्राफ्ट्स बिकते थे। इस चहल पहल से थोड़ा और आगे जाने पर आता है दीवाने आम, वो बहुत बड़ा खुला आंगन जहां सम्राट बैठकर आम जनता की फरियादें सुना करते थे। किले के अंदर का जो माहौल था वो 2 बिल्कुल अलग हिस्सों में बटा हुआ नजर आता है। एक तरफ वो एंट्री गेट और बाजार वाला हिस्सा था जहां दिन भर भारी भीड़ और शोरगुल रहता था। लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही हम शाही और प्राइवेट हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, नजारा एकदम बदल जाता है। बेहद शांत, विशाल और खुले खुले आंगन। शोरगुल से इस शांति की तरफ जाने वाला ये बदलाव सच में कमाल का था। और जैसे जैसे हम किले की और गहराई में जाते हैं, सुरक्षा और पाबंदियां दोनों बढ़ती जाती हैं। हम बात कर रहे हैं दीवाने खास की। सफेद संगमरमर और कीमती पत्थरों से जड़ा ये हॉल बेहद एक्सक्लूसिव था। यहां हर किसी की एंट्री नहीं थी। सिर्फ खास मेहमान, राजदूत और टॉप के मंत्री ही यहां आ सकते थे। उस बड़े साम्राज्य की सबसे अहम और गुप्त रणनीतियां इसी छत के नीचे तैयार होती थी। अब रुख करते हैं चौथे पड़ाव का, जन्नत की नहर, गर्मी से बचाव। अब देखिए, महलों की भव्यता और डिजाइन तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, लेकिन दिल्ली की उस चुभने वाली गर्मी का क्या किया जाए।
इसके लिए वास्तुकारों ने जो हल निकाला वो आज के सेंट्रल एयर कंडीशनिंग से कम नहीं था। इसे नहरें बहिश्त कहा जाता था, यानी जन्नत की नहर। इसके लिए यमुना नदी का पानी एक मीनार के जरिए ऊपर खींचा जाता था और फिर वो पानी महल के अंदरूनी कमरों के फर्श के बीच से होकर एक नहर की तरह बहता था। ये ठंडे और साफ पानी की नहर किले के सबसे खास और आलीशान हिस्सों से होकर गुजरती थी, जैसे कि महिलाओं के लिए बना हुआ बेहद खूबसूरत रंगमहल, खुद सम्राट का प्राइवेट बेडरूम, ख्वाबगाह और शाही हम्माम यानी रॉयल बाथ। इन कमरों के बीच से लगातार बहते हुए इस पानी की वजह से महल एकदम ठंडा रहता था और पानी के कलकल बहने की उस धीमी आवाज से वहां का माहौल बेहद शांत और सुकून भरा बन जाता था। इस जगह की खूबसूरती और शांति इतनी ज्यादा जादुई थी कि दीवाने खास की दीवारों पर आज भी एक बहुत ही मशहूर फारसी लाइन उकेरी हुई मिलती है। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। इसका मतलब है, अगर जमीन पर कहीं जन्नत है तो वो यही है, बस यही है। शाही परिवार असल में इस जगह को धरती का स्वर्ग मानता था। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, इतिहास के बदलते पन्ने, साम्राज्यों का उत्थान और पतन। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और वास्तुकला की ये जन्नत भी हमेशा महफूज नहीं रही। समय के थपेड़ों ने इसे कई गहरे जख्म दिए। साल 1739 में नादिर शाह ने एक बहुत ही भयानक हमला किया और इस किले को बुरी तरह से लूट लिया। फिर 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर पूरा कब्जा कर लिया। उन्होंने कई खूबसूरत इमारतों को गिरा दिया और वहां अपने सैनिकों के रहने के लिए बैरक खड़े कर दिए। और फिर 1947 के बंटवारे के वक्त इस चार दीवारी वाले शहर में रहने वाले लोगों की पूरी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल गई। इतनी सारी ऐतिहासिक उथल-पुथल, लूटपाट और बर्बादी देखने के बाद भी ये इमारत आज भी पूरी शान से खड़ी है। इसे इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए 2007 में आधिकारिक तौर पर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आज ये वही मशहूर प्रांगण है जहां से हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया जाता है और एक स्वतंत्र राष्ट्र की मजबूत आवाज पूरी दुनिया में गूंजती है। इस पूरे सफर के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सोचने पर मजबूर करता है। ताकतवर साम्राज्य बनते हैं, अपने चरम पर पहुंचते हैं और फिर एक दिन मिट्टी में मिल जाते हैं। लेकिन वास्तुकला की ऐसी शानदार इमारतें अपने बनाने वालों और उन्हें तबाह करने वालों दोनों के मिट जाने के बाद भी सदियों तक कैसे सीना ताने खड़ी रहती हैं। ये इतिहास, विरासत और इंसानी कला की एक ऐसी अमर कहानी है जो हमेशा गूंजती रहेगी। आज के सफर में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।